सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन सिस्टम बना और वर्ल्ड की जो मेजर पावर्स थी वो इकट्ठी हुई और उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया जिसको हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कहते हैं। और उससे भी बड़ा था यूएन सिस्टम जिसमें सोवियत संघ भी उसका पार्ट बना, जबकि ब्रिटेन वुड्स का पार्ट कोल्ड वॉर के जो कम्युनिस्ट देश थे वो ना बने। तो बेसिकली इसको और बेटर डिफाइन करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि G7 का निर्माण कर लिया, जिसमें कि वर्ल्ड की जो मेन पावर्स थी, जिसमें रशिया भी शामिल था शुरू में, उसको भी इन्होंने एक ग्रुप बना दिया। और बाद में रशिया को भी जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो G8 बना लिया कि दुनिया की जो मेन कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज थी, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और फिर हमारा रशिया भी उसमें ले लिया गया और G8 बना दिया गया। और ये दुनिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से भी एक थी। इनके पास मिलिट्री माइट भी थी, स्ट्रेटेजिक पावर्स भी थी, साथ में इनके पास ट्रेडिशनल डोमिनेंस भी थी और पैसे में भी ये सशक्त थे। तो यही वर्ल्ड के बड़े फैसले लेते थे। यूएनओ वगैरह चलता रहता था, पर साइड में असली बॉडी यही थी जहाँ फैसले होते थे। यूएनओ केवल उस पर स्टैंप मारने वाली संस्था मात्र थी, जहाँ पर और छोटी पावर्स की राय ली जाती थी, अन्य सामान्य राष्ट्रों की राय ली जाती थी। फिर क्या हो गया ग्रेजुअली कि ये जो रिफॉर्म चाइना में आए या और देशों में आए 50s के बाद, उन्होंने ग्रेजुअली वर्ल्ड की इकोनॉमी को शेप करना शुरू कर दिया अलग तरीके से। और लिटरली 1990 के आते आते कई ऐसी कंट्रीज सामने आ गई जो कि इन 8 में नहीं थी, पर उनका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ गया, उनका सिग्निफिकेंस बढ़ गया। और ऐसे में G8 के जो डिसीजन थे ना जी, वो निर्णायक नहीं होने लगे क्योंकि साइज पावर का शिफ्ट होने लगा। तो उसको निर्णायक करने के लिए जो 1997 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस ईस्ट एशिया में आए थे, थाईलैंड वगैरह से शुरू हुए, उसको निपट नहीं पा रहे थे। तो उसको निपटने के लिए ये रियलाइज़ किया गया कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी पड़ेगी जो थोड़ी ज़्यादा वाइडर हो, इंक्लूसिव हो। और इसी को देखते हुए G20 की स्थापना 1990 के अंतिम दशकों में, मेरे ख्याल से 1997 या 98 में की गई। ठीक है। इसमें मज़ा था इसमें कि इसमें 19 देश हैं और एक EU भी इसका सदस्य है। और उसमें बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, टर्की, इंडोनेशिया, इस तरह की कई ऐसी कंट्रीज़ जो पहले नहीं थी पावर स्ट्रक्चर में, पावर डीलिंग में, अब वो आ गई हैं। तो ये थोड़ा ब्रॉडन करता है इसको। और 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी बड़ी भूमिका निभाई G20 ने। ये रियलाइज़ करवाया कि G20 बहुत महत्वपूर्ण है एज़ कम्पेयर टू G7 और G8। और अब ये G8 फिर G7 रह गया क्योंकि रशिया के साथ संबंध बिगड़ गए हैं इनके। पर इफ़ेक्टिवली वर्ल्ड में आज G20 जो है वो सबसे बड़ा फोरम है इफ़ेक्टिव पावर डीलिंग का। हालांकि वैसे तो UN सिक्योरिटी जनरल असेंबली होना चाहिए सबसे बड़ा मंच, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि देश लीगली तो बराबर होते हैं कानून की दृष्टि में, पर राजनीति की दृष्टि में देश बराबर कभी नहीं होते। उनके वेट वेरी करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के हिसाब से, उनके इतिहास के हिसाब से, उनकी पावर स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके वेट वेरी करते हैं। कागज़ में हालांकि वो सब सेम दिखाई देते हैं, और ऐसा ना केवल देशों में, लोगों में भी होता है शायद। हालांकि हम इक्वालिटी को पसंद करते हैं पर रियलिटी कुछ ऐसी है। तो वही ये दिखाता है G20 भी। और ये एक ऐसी बॉडी है जो कि क्रॉस कॉन्टिनेंटल है। ऐसा नहीं है इसमें कि भाई एशिया के ही, हर जगह के ग्लोबल बॉडी ये बनी है। जोग्राफिकली भी ये सच में ही एक जियोसेंट्रिक बॉडी है जो पूरे अर्थ को लेकर चलती है, हेमिस्फीयर में नहीं बढ़ती या कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड नहीं होती है G20। तो आज वर्ल्ड की इकोनॉमी की या कई और इश्यूज़ की मेन मुद्दों को सॉल्व करने वाली संस्था आज हमारी G20 ही है। धन्यवाद।